हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल का पहला प्रॉब्लम अपना सॉल्व करके हो गया डिप्रिसिएशन का। मेथड कौन सा था? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कोई बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड और कोई बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आज हम लोग उसी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाने वाले हैं। थोड़ा सा लेवल अभी डिफिकल्ट हो गया है। आई वॉन्ट योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। चलो फिर लेट अस स्टार्ट विद टुडेज प्रॉब्लम। क्या कहता है देखो, पहला प्रॉब्लम आज का, सेकंड क्वेश्चन है आज का। ऑन 1 अप्रैल 2016 मिसेस पूनावाला एंड कंपनी लातूर purchased equipments of rupees 50,000 against check. They decided to follow fixed installment method of depreciation. So the problem has given us that they will have to follow fixed installment method of depreciation. क्या परचेस किया है? इक्विपमेंट परचेस किया है। कीमत कितनी है? 50,000 है। कैसे पेमेंट किया है? चेक से पेमेंट किया है। बोल दिया है कि कैश का पेमेंट है नहीं, क्लियरली बोला है चेक से पेमेंट किया हुआ है। द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड एज 8 years and scrap value of the equipments at the end of its life is estimated at rupees 2000. तो स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया है 2000 रुपीज। ऑन 1 जनवरी 2019 एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर रुपीज 35,000. तो दे हैव परचेस्ड इट ऑन 1 अप्रैल 2016. दे वर नोइंग दैट द एस्टिमेटेड लाइफ इज फॉर 8 years. तो 16 + 8 मतलब ऑलमोस्ट अप टू 2024 तक इस मशीन को यूज करना पॉसिबल था। बट ऑन 1 जनवरी 2019 itself they have sold off the machine. Entire equipment is sold for rupees 35,000. So the machine is not sold at the end of its useful life. The machine is sold in between. It is sold for rupees 35,000 on 1st Jan 2019. The firm closes its books of accounts on 31st of March each year. The firm closes its books of accounts on 31st March each year. So the date of purchase is 1st April 2016 and the books are closed on 31st March every year. इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब काफ़ी आसान है कि द डेट ऑफ परचेस एंड द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज एग्जैक्टली द सेम. इट मीन्स द फर्स्ट ईयर ऑफ द एसेट. इट मीन्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द एसेट इट इज यूज फॉर एंटायर 12 months, एंटायर ईयर. इट इज नॉट यूज फॉर अ स्मॉलर पीरियड, बट इन द फर्स्ट ईयर इट इज यूज फॉर द एंटायर 12 months. क्योंकि पीरियड कब से चालू हो रहा है? 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब करना है? 31 मार्च को. परचेस का डेट भी क्या है? 1 अप्रैल ही है. इसका मतलब परचेस के साल में एसेट पूरे साल भर के लिए यूज़ किया गया था. सेकेंड ईयर में भी पूरा यूज़ किया था, लेकिन थर्ड ईयर में बेचने का डेट क्या है? देखो, थर्ड ईयर में बेचने का डेट है 1 जनवरी 2019. इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एसेट का ज़िंदगी किस तरह से बन चुका है. देखो ज़रा ठीक से अपने हाथ में. एसेट का ज़िंदगी कैसे है? इट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17. ये 12 months पूरे हैं. बाद में 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18, ये भी 12 months पूरे हैं. बाद में 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 तक जाने के लिए अपना दिल उतावला होता रहेगा. बट अपने दिन को संभालो, क्योंकि उन्होंने बोला इट इज़ सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2019. 1 जनवरी 19 को बेचा हुआ है. 31 मार्च 19 तक एसेट को हमने जाने नहीं दिया है. इसका मतलब इन द थर्ड ईयर द एसेट इज नॉट यूज फॉर ऑल 12 months. इट इज यूज फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जनवरी को मैं काउंट करने वाला नहीं हूं, क्योंकि जनवरी के 1 तारीख को एसेट को बेच दिया है. जनवरी के 1 तारीख को एसेट बेच दिया है, मतलब पूरे जनवरी मंथ में इस एसेट को हमने कंटिन्यू नहीं किया था. दैट मीन्स इट विल बी यूज ओनली फॉर 9 months इन द लास्ट ईयर. हाँ तो सर होने दो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब अगर उन्होंने बोल के रखा है कि दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हर साल में एक्चुअली स्पीकिंग डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम टू सेम आना चाहिए, फिक्स्ड आना चाहिए. फर्स्ट ईयर में जितना अमाउंट रहेगा एग्जैक्टली उतना ही सेकेंड ईयर में रहेगा, उतना ही थर्ड ईयर में लेने के लिए अपना मन उतावला होता रहेगा. तो अपने मन को संभालो, उसको बोलो नहीं मेरे भैया, नहीं मेरे राजा, इसमें सिर्फ 9 months के लिए यूज़ किया है. फर्स्ट ईयर 12 months करेक्ट, सेकेंड ईयर 12 months करेक्ट, थर्ड ईयर में उसको सिर्फ 9 months के लिए यूज़ करना है. इसका मतलब थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन साल भर का डिप्रिसिएशन नहीं रहेगा, बल्कि 9 महीने का डिप्रिसिएशन रहेगा. समझ में आया? लेकिन सर ये तो समझ में आ गया, तो भी ये तो बताओ कि डिप्रिसिएशन है कितना. कल जो प्रॉब्लम किया था, पहला प्रॉब्लम जो किया था, उसके अंदर कैसा मस्त से बोल के रखा था कि डिप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम है. आज के प्रॉब्लम अभी तक तो कुछ बोला नहीं है, आगे देखते हैं. देन डायरेक्टली दे आर टेलिंग यू प्रिपेयर इक्विपमेंट्स अकाउंट and pass journal entries for the third year
also calculate depreciation. Okay, you are asking us to calculate depreciation but you are not telling us what is the rate of depreciation. Then how to calculate depreciation? हम बोलेंगे नहीं, जब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम रहती है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड रहती है और प्रॉब्लम डिप्रिसिएशन का रेट देता नहीं है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला मेथड है और फॉर्मूला क्या कहता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द डिप्रिसिएशन पर एनम. मतलब इस प्रॉब्लम में डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है तो भी हम लोग डिप्रिसिएशन को फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट पहले पकड़ो, और कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर दो अलग अलग चीजें आती है. नंबर 1 कॉस्ट पेड टू द वेंडर एंड नंबर 2 कॉस्ट पेड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस. उन दोनों को यूज करने का, कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट अटैच कंसेप्ट, दोनों को यूज करके हम लोग इक्विपमेंट अकाउंट को ऐड करने वाले हैं. लेकिन ठीक से देखो, द प्रॉब्लम हैज नॉट गिवन यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉलेशन चार्जेस. इंस्टॉलेशन चार्जेस का इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका मतलब एसेट की कॉस्ट सिर्फ उतनी ही है जितनी हमने वेंडर को पे की है. तो वेंडर को कितना पे किया हुआ है? 50,000 पे किया है. तो एसेट का कॉस्ट कितना हो गया? एसेट का कॉस्ट 50,000 हो गया है. उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है टोल्ड इज रुपीज 2,000. सो 50,000 की कॉस्ट, 2,000 का एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब बच गया कितना? 48,000. उस 48,000 को हमें कितने सालों में राइट ऑफ करना है? 8 सालों में राइट ऑफ करना है. 48,000 डिवाइडेड बाय 8, इसका मतलब एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा? 6,000 रुपीज. आई रिपीट, एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा? 6,000 रुपीज. कैसे कैलकुलेट किया? 50,000 इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपीज डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 8 ईयर. सो 48,000 अपॉन 8 एंड 8 6 48, इसका मतलब डिप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू रुपीज 6,000. फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन आएगा? 6,000 आएगा. सेकंड ईयर में कितना आएगा? 6,000 ही आएगा. थर्ड ईयर में 6,000 लिखने के लिए अपना मन उतावला होता रहेगा, तो मन को संभालना पड़ेगा. उसको बोलना पड़ेगा, नहीं मेरे राजा, नहीं मेरे बंधु, उस साल में हमने उस एसेट को 12 महीने के लिए यूज़ नहीं किया है, बल्कि हमने एसेट को सिर्फ 9 महीनों के लिए यूज़ किया है. तो 12 महीने के लिए 6,000, तो 9 महीनों के लिए कितना? सो आई कैन स्पेसिफाई फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 12,000, सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन 12,000, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना? मैं बोलूँगा थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू पर्टिकुलर्स. थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, मतलब आपको जल्दी समझेगा कि ये सर ने बाद में क्या हुआ वर्किंग है. ये वाला कलर यूज करता हूँ. पर्टिकुलर्स, पीरियड एंड डिप्रिसिएशन. नॉर्मल पीरियड कितना? 12 मंथ्स. तो डिप्रिसिएशन कितना? 6,000. लास्ट ईयर और सेल का ईयर, पीरियड कितना? 9 मंथ्स. तो डिप्रिसिएशन कितना? मतलब मैं कहूँगा अपने को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करूँगा तो मुझे कहना पड़ेगा 6,000 इंटू 9 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स. ऐसा वर्किंग हो जाएगा. 6,000 इंटू 9 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स. सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? 6,000 इंटू 9 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, मतलब आंसर कितना आएगा? चलो चेक करते हैं. 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12. सो अपने को 3/4 चाहिए है. 6,000 का 3/4 कैलकुलेट करो खुद ब खुद. मेरे ख्याल से वो आना चाहिए 4,500. प्लीज मेक योर ओन कैलकुलेशन. 6,000 इंटू 9/12. डोंट कॉपी फ्रॉम मी. इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना? 6,000. सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना? 6,000. थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 6,000 होता था अगर उस एसेट को वो 31 मार्च को बेचते थे तो. लेकिन एसेट को 31 मार्च को बेचा नहीं है, एसेट को 1 जनवरी को बेचा है. मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 9 महीनों का डिप्रिसिएशन कंसिडर करना पड़ेगा. 12 महीने के लिए 6,000, तो 9 महीने के लिए कितना? ऐसा वर्किंग करके हमको समझ में आएगा डिप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट ईयर इज ओनली गोइंग टू बी 4,500. फर्स्ट ईयर का 6,000, सेकेंड ईयर का 6,000 और थर्ड ईयर का 4,500. 6 + 6 मतलब 12, 12 + 4 मतलब 16, 16,000 + 500 मतलब 16,500. मतलब मैं कह सकता हूँ एसेट वॉज परचेज ऑन 1/4/16 एंड वॉज सोल्ड. मैं वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ देख रहा हूँ, प्लीज ठीक से देखिएगा, शायद आपको मेरा कर्सर दिखता रहेगा. एंड वॉज सोल्ड ऑन 1/1/19. इट मीन्स द एसेट वॉज यूज फॉर 2 years and 9 months. So cost of the asset is equal to 50,000 and depreciation for 2 years and 9 months is equal to 6,000 plus 6,000 plus 4,500, मतलब 16,500. तो WDV on the date of sale, WDV का फुल फॉर्म याद है क्या? कल के लेक्चर में सिखाया था. WDV का मतलब क्या होता है? WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू. सो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है अपना?
33,500, 33,500 का WDV और सेल प्रोसीड्स कितना है अपना, सेल प्रोसीड्स है 35,000, 33,500 का WDV, 35,000 का सेल प्रोसीड्स। सर ये कहाँ से आया, प्रॉब्लम ने हमको दिया था कि इट इज सोल्ड फॉर ₹35,000, 33,500 सोल्ड फॉर ₹35,000, मतलब 33,500 रुपये की चीज़ जाते जाते हमें 35,000 रुपया देते गई है। तो सुख देते गई है कि दुख देते गई है, मेरे ख्याल से अपने को सुख देते गई है। सुख का मतलब क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,500 रुपया। सर 1,500 कैसे कैलकुलेट किया आपने, 35,000 में से 33,500 माइनस किया। नहीं सर, मैं 33,500 में से 35,000 माइनस करूंगा और बोलूंगा निगेटिव, मैं बोलूंगा निगेटिव मत बोलो, दिमाग चलाओ। सेल प्रोसीड्स आर मोर एंड द WDV और द बुक वैल्यू इज लेस। जितना हमारे बुक्स के हिसाब से उसका कीमत मिलना चाहिए 33,500, हमने खुद ने सोचा है 50,000 की चीज़ पिछले 2 साल और 9 महीने में यूज़ करने की वजह से उसकी कीमत घट चुकी है और घटी हुई कीमत शायद 33,500 रुपया है। लेकिन हम जिसको बेचने को जा रहे हैं उसने अपने को खुशी खुशी 35,000 दे दिया, तो गया कौन, 33,500 रुपये का इक्विपमेंट, और जाते जाते देते गया कितना, 35,000। तो जाते जाते अपने को सुख देते गया है। कितने का सुख दिया, 1,500। सुख का मतलब प्रॉफिट, तो नाम रखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ और बाद में लेजर अकाउंट बना के दिखाओ इक्विपमेंट का, और बाद में जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ सिर्फ 3rd ईयर के। सो लेजर अकाउंट उन्होंने इक्विपमेंट का एक ही पूछा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा हुआ नहीं है। लेजर अकाउंट उन्होंने पूरा पूछा है, सिर्फ 3rd ईयर का पूछा हुआ नहीं है। और जर्नल एंट्रीज उन्होंने अपने को सिर्फ तीसरे साल के पूछी है, 1st ईयर के और 2nd ईयर के जर्नल एंट्रीज पूछे हुए नहीं है। तो चलो फिर फटाफट से लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पूनावाला एंड कंपनी लातूर। इक्विपमेंट का अकाउंट लेजर अकाउंट है, मतलब पेज को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा DR, राइट हैंड साइड में क्या आएगा CR, लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर, राइट हैंड साइड में कंपाउंडर, लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर, राइट हैंड साइड में कंपाउंडर, और फटाफट से कॉलम ड्रा करूंगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट। LF नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इधर JF चाहिए। जर्नल में LF कॉलम आता है और लेजर में JF कॉलम आता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इधर JF कॉलम चाहिए। सो JF अमाउंट, वही कॉलम डेबिट में, वही कॉलम क्रेडिट में। फिर एसेट कब परचेस किया था, 1/4/16 को। उस दिन क्या बोलेंगे हम लोग, एसेट इज कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिट, एंड चेक से पेमेंट किया है, मतलब बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सो टू बैंक अकाउंट। सो एंट्री क्या हो गई, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इक्विपमेंट के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। हमने बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो हम बैंक के क्रेडिट में पोस्टिंग नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया है तो हम लोग उसको इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं। बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है, 50,000। सो अमाउंट ऑफ 50,000 लिखे हो गया। फिर साल भर के लिए शांत बैठने का, साल भर के एसेट को यूज करने का। जैसे ही साल खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 17 आ जाएगा, उस दिन अपने को 2 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज, उसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अपना नुकसान है, डेप्रिसिएशन अपना लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और इक्विपमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, इक्विपमेंट का वैल्यू उड़ के चला जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू इक्विपमेंट अकाउंट एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट। डेप्रिसिएशन के डेबिट में, इक्विपमेंट के क्रेडिट में। डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखूंगा टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया ही नहीं है, इसके लिए डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू इक्विपमेंट लिखने का इफेक्ट मैं नहीं दिखा सकता हूं। इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया हुआ है तो इक्विपमेंट के अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन लिख के अमाउंट लिख दूंगा 6,000, काम खत्म, 31 मार्च 17। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। सर सेकंड एंट्री कौन सी होती है, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, उसको हम लोग साल के एंड में क्लोज करेंगे, और क्लोज करके कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में। लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाया, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं बनाया, दोनों अकाउंट को नहीं बनाया है, इसका मतलब मैं दोनों का पोस्टिंग नहीं दिखा सकता हूं, काम खत्म, पैसा हजम। फिर फटाफट से टोटलिंग कर दूंगा। डेबिट साइड का टोटलिंग बड़ा है 50,000, वो क्रेडिट साइड लिख दिया 50,000, 50 में से 6 हटा दिया, बच गया कितना, 44,000। 44,000 इज नॉट अ गिवन फिगर, इट इज़ अ कैलकुलेटेड फिगर। इसके लिए मैं उसको एनसर्कल करूंगा, नहीं तो स्क्वायर बॉक्स करूंगा। नाम रखूंगा बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, उसका डेट रखूंगा 31 मार्च 17। फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, कल के ओपनिंग में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितनी है आपकी, 44,000। सर कहाँ से आई, ऊपर से नीचे आई, काम खत्म।
फिर सेकेंड ईयर में साल भर के लिए एसेट को यूज करो, सेकेंड ईयर के एंड में फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज करो, एंट्री कर दोगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट का अमाउंट कितना रहेगा 6000, और उसके बाद में डेट क्या रहेगी 31 मार्च 18। उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड एंट्री रहता है वो P&L अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं तो उसको भी छोड़ देंगे, और फिर अकाउंट को फिर से टैली करने का कोशिश करेंगे। 44 का 44 ले लिया, उसमें से 6 हटा दिया, बच गया कितना 38,000। सर 38,000 कहाँ से आया, प्रॉब्लम ने दिया हुआ नहीं है, हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया हुआ है। वो बैलेंसिंग फिगर है, ये एग्जामिनर को बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक तो सर्कल करेंगे, नहीं तो उसको स्क्वायर बॉक्स कर देंगे, नाम रखेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और फिर नीचे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1118, अमाउंट रहेगा 38,000। फिर एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग 31 मार्च 19 तक आराम से उसको यूज करके उसके ऊपर साल भर का 6,000 रुपये का डिप्रेशन चार्ज करने वाले थे, लेकिन 1 जनवरी 19 को हमें एक कस्टमर मिल गया, वो बोलता है कि सर आपके पास का इक्विपमेंट मुझे चाहिए है। हम बोलते हैं ठीक है ले लो भैया फिर हमारा इक्विपमेंट। कितने में मिलने वाला है, 35,000 रुपये अपने को मिलने वाला है। हम बोलेंगे ठीक है, कैश इज कमिंग इन एंड इक्विपमेंट इज गोइंग आउट। लेकिन जिस तरह से इस दुनिया का रूल कहता है कि जाने के पहले इस दुनिया में जो भी कुछ पाप किए, जो भी कुछ पुण्य किए, सबका हिसाब यहीं पे पूरा करके जाना पड़ता है, हिसाब चुकता करके ही जाने का रहता है। उस तरह से जब एसेट जा रहा है, वो साल के एंड में नहीं जा रहा है, साल के बीच में जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसको 9 महीने के लिए यूज किया था, इसके लिए उस एसेट के ऊपर का 9 महीने का डिप्रिसिएशन पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसको बेचने की बात करेंगे, उसके पहले उसको बेचने की बात करने वाले नहीं है। सो राइट हियर पहले 1/1/19 को बाय डिप्रिसिएशन। सामने कस्टमर खड़ा है, बोलता है कि सर मुझे आपका इक्विपमेंट चाहिए। मैं बोलूंगा रुको पहले मुझे डिप्रिसिएशन का एंट्री करने दो, क्योंकि इस एसेट को मैंने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 जनवरी 19 तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना और 5 महीना, मतलब 9 महीने के लिए यूज किया हुआ है। तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ही बात करूंगा कि आपको मैं इक्विपमेंट बेच रहा हूं, क्योंकि जो जाता है जाने के पहले अपना हिसाब चुकता करके जाता है। सो बाय डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया, और अब ये 12 महीने का डिप्रिसिएशन नहीं है, 9 महीने का डिप्रिसिएशन है। इसके लिए अमाउंट कितनी आ गई 4,500, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। उसके बाद में हम कस्टमर को बोलेंगे ठीक है भैया अगर आपको चाहिए तो भी इक्विपमेंट उठा के लेके जाओ और हमको उसका पैसा दे दो। उसने हमें कितना पैसा दिया हुआ है 35,000 रुपीज़ उसने अपने को दिया हुआ है। तो 1/1/19 को बैंक में पैसा आएगा, इक्विपमेंट इज गोइंग आउट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके लिए एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, बैंक के डेबिट में इक्विपमेंट के क्रेडिट में। बैंक का अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो उसके डेबिट साइड में हम पोस्टिंग नहीं दिखा सकते हैं। इक्विपमेंट का अकाउंट हमने बनाया हुआ है तो उसको इक्विपमेंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके लिख दूंगा 35,000। फिर टोटलिंग करने का कोशिश करूंगा, बोलूंगा टोटलिंग मेरे ख्याल से डेबिट साइड में सिर्फ 38,000 है, क्रेडिट साइड में 4,500 और 35,000 है, मतलब टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 39,500। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 39,500, उसमें से 38,000 हटा दिया, बच गया कितना 1,500। ये क्या है अपना सुख देते गया कि दुख देते गया, सुख देते गया है। सुख का नाम क्या है प्रॉफिट ऑन सेल। तो आई राइट हियर टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। कितनी अमाउंट है उसकी रुपीज़, उसकी अमाउंट है रुपीज़ 1,500। और इस 1,500 का अमाउंट अपने को प्रॉब्लम ने नहीं दिया था, हमने फाइंड आउट किया बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए उसको एनसर्कल करूंगा, नहीं तो उसको बैलेंसिंग फिगर करके स्क्वायर बॉक्स कर दूंगा। और ये अमाउंट हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, उसमें अमाउंट आ गई थी मेरी 1,500। मैंने बोला था सुख दिया कि दुख दिया, 33,500 का चीज़ अपने को 30,000 देके गया था, इसके लिए यहाँ पे अपने को 1,500 का प्रॉफिट आ गया था, वही यहाँ पे आ रहा है। अब कोई कोई बच्चों को टेंशन आता है, बोलते हैं सर इधर देखो आपने जब वर्किंग किया है तो आपका यहाँ पे अमाउंट कितना है, आपका अमाउंट यहाँ पे 33,500 को आपने 35,000 के साथ कंपेयर किया है। वैसे आप यहाँ पे टोटलिंग करोगे तो यहाँ पे आपका टोटलिंग 39,500 आ रहा है। मैं बोलूँगा हाँ मेरे बच्चे ज़रा ठीक से देख, 35,000 भी लिया है और 4,500 भी लिया है, इसके लिए टोटलिंग 39,500 आया हुआ है, और फिर 39,000 को 38,000 के साथ कंपेयर किया हुआ है, तो प्रॉफिट तो उतना ही आने वाला है। अब टोटलिंग की तरफ मत देखो, प्रॉफिट की तरफ देखो, बेसिक पॉइंट्स। ओके, सो क्वेश्चन का पहला पार्ट कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट फॉर ऑल द 3 ईयर्स, वो भी हो गया। अब क्या करना है अपने को, जर्नल एंट्रीज करना है। जर्नल में क्या करूंगा, इन द जर्नल ऑफ मिस्टर पूनावाला एंड कंपनी लातूर, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें जर्नल सिर्फ कब का चाहिए, लास्ट ईयर का चाहिए, थर्ड ईयर का चाहिए, पहले साल से लेकर तीसरे साल तक जाने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करो, चाहिए तो वीडियो को पॉज करो और पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे एलएफ कॉलम चाहिए है तो देयर इज नो प्रॉब्लम,
तो अमाउंट ले लिया कितना तुम्हारा, LF कॉलम बना के लिया, और डेट कौन सी आएगी डायरेक्टली 1/1/19 थर्ड ईयर में। नहीं सर, थर्ड ईयर के शुरुआत में ये देखो ना, पहला ये एंट्री है 1/4/18 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे मेरे राजा, अरे मेरी रानी, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अपने ही अकाउंट के क्रेडिट साइड से, पिछले साल के लास्ट डे को अपने ही अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लिखा है उसको हमने अपने ही अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। कल रात को तुम बेड पे सो गए, आज सुबह वहां से उठे, मतलब अपने घर के अंदर के लोग बढ़े हुए नहीं है। कल का क्लोजिंग बैलेंस आज का ओपनिंग बैलेंस हुआ तो नया ट्रांजैक्शन होता नहीं है। इसके लिए इसका जल एंट्री होता नहीं है, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका जल एंट्री नहीं होगा। एंट्री डायरेक्टली 1/1/19 को होगा डेप्रिसिएशन का। सो द एंट्री ऑन 1/1/19 इज डेप्रिसिएशन, इज आवर एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन इज आवर लॉस, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वो। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, बिकॉज इक्विपमेंट का वैल्यू इज गोइंग आउट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4,500। तो नरेशन आएगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज अप टू द डेट ऑफ सेल, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज अप टू द डेट ऑफ सेल। बाद में डेट आएगी 1/1/19, उसमें कहूंगा बैंक में पैसा आने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000। इक्विपमेंट इज गोइंग आउट, इक्विपमेंट की कीमत कितनी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी कैलकुलेट की थी, 38,000 डेबिट साइड में था, उसमें से 4,500 क्रेडिट साइड में डाल के हो गया है। 38,000 में से 4,500 हटा दिया तो बच गया कितना, 33,500। चाहे तो यहाँ पे वर्किंग करके देख लो, 33,500 यहाँ पे अपना वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 33,500 रुपीज़ का इक्विपमेंट चला गया, जाते जाते हमें 35,000 रुपीज़ देते गया, मतलब सुख देते गया कि दुख देते गया, सुख देते गया। कितना रुपए का सुख दिया, 1,500, उसका नाम रखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट, उसका मैंने यहाँ पे पोस्टिंग करके दिखाया था आपको, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट 1,500। क्लियर। नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग इक्विपमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। फिर बाद में इस प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ठीक है, फिर प्रॉफिट है, P&L अकाउंट, ये सभी नॉमिनल अकाउंट के पिताजी है, मतलब उनका रूल क्या रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर इक्विपमेंट को बेच के प्रॉफिट हुआ रहेगा, अगर इक्विपमेंट को बेच के प्रॉफिट हुआ रहेगा तो फिर इसको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे हम लोग, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट। बट एंट्री क्या करेंगे, एंट्री बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट नाम का अकाउंट अभी बंद करने का समय आ गया है, हम उसको क्लोज कर रहे हैं, इट्स अ क्लोजिंग एंट्री। प्रॉफिट खुद क्रेडिट साइड में रहता है, उसको क्लोज करने का है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और P&L अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। वो तो पिताजी अकाउंट है, वो सारे नॉमिनल अकाउंट का सबसे बड़ा अकाउंट है, तो बोलेगा प्रॉफिट हुआ रहेगा तो मेरे क्रेडिट साइड में जाएगा, तो P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया 1,500, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट टू P&L अकाउंट इज अ क्लोजिंग एंट्री। हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, और क्लोज कर रहे हैं इसके लिए प्रॉफिट मतलब खुद क्रेडिट था, उसको क्लोज करना मतलब उसको डेबिट करना पड़ेगा, और बाद में उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने का है। P&L अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का सबसे बड़ा सरताज है, तो उसके भी क्रेडिट साइड में प्रॉफिट जाके बैठेगा, इसलिए P&L अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। तो सर हो गया ना सब कुछ, मैं बोलूँगा नहीं, एक चीज़ बाकी है। कौन सी चीज़ बाकी है, 1/1/19 को अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके रखा हुआ है। 1/1/19 को P&L अकाउंट नहीं बनता, इसके लिए हमने तभी कुछ बात नहीं की थी, लेकिन अभी 31 मार्च 19 आ चुका है, तो 31 मार्च 19 को अपने को क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग एंट्रीज करने पड़ते हैं। और डिप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, लॉस अकाउंट है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर का अकाउंट है, मतलब उसको क्लोजिंग एंट्री के टाइम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो एंट्री हो जाएगी अपने हमेशा की ट्रांसफर की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए डेबिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितनी है आपकी, 4,500, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इज द बेसिक एंट्री टू बी पास्ड। बस काम खत्म। उन्होंने इतना ही पूछा था, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन करो, इक्विपमेंट अकाउंट बना के दिखाओ साल भर के लिए, जितना भी उसका जिंदगी है तब तक का, और जर्नल सिर्फ लास्ट ईयर का बना के दिखाओ। जर्नल में मैंने क्या क्या बोला आपको, ओपनिंग बैलेंस का एंट्री जर्नल में नहीं आ सकता है, डायरेक्टली सेल का एंट्री आ गया, बट सेल का एंट्री करने के पहले किसका एंट्री करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन का एंट्री करना पड़ेगा, वो डिप्रिसिएशन 9 महीने का रहेगा, फिर सेल का एंट्री, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट का एंट्री, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने का डेट कौन सा पकड़ने का, 31 मार्च पकड़ने का। सो 1/1 को प्रॉफिट ऑन सेल नाम का अकाउंट बना के रखा है, बट वो प्रॉफिट ऑन सेल नाम का अकाउंट 1/1 को क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे कभी 31 मार्च 19 को, और 31 मार्च 19 को डिप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्लोज करके P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल नाम में ही प्रॉफिट छुपा है, मतलब वो P&L अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। डिप्रिसिएशन मतलब नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, मतलब वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये लास्ट का 2 एंट्रीज मतलब क्लोजिंग एंट्रीज है,
उसके हिसाब से उसका डेट 31 मार्च है, उसका डेट 1 जनवरी नहीं है। बस इतना ही करना था। अब कल का प्रॉब्लम थोड़ा और डिफिकल्ट रहेगा, कल के प्रॉब्लम में और आगे की बातें सिखाऊंगा। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।